अब ये मुझको बताएं कि इतने सारे आंदोलन कविता में, साहित्य में चलते आए हैं, आपका लेखन अपने ही मूल्यों पर कायम रहा है और उसी में उसकी गत्वरता विकास करती रही है। मगर आंदोलन से जुड़े हुए जो लेखक रहे, उनकी आपसे कुछ अपेक्षा रही होगी। कभी ऐसा मौका आया कि उन लोगों से कुछ बातचीत ऐसी हुई हो जो आपने अपना विचार उनको बताया हो? ये मैं संस्मरण संबंधी प्रश्न पूछ रहा हूँ। मैं बहुत याद करके भी ऐसा नहीं कुछ याद कर पा रहा हूँ कि किसी ने मुझे कोई सलाह दी हो कभी कि तुम जो लिखते हो इसमें ऐसा ऐसा और होना चाहिए। ऐसा मुझे किसी ने भरसक नहीं बताया है। उल्टे मेरी टुच्ची रचनाओं को भी आप सब लोग जानते हैं, निराला ने, पंत ने, महादेवी ने, प्रसाद जी ने कुछ बढ़ावा ही ज़्यादा दे दिया। तो उसका परिणाम यह हुआ कि जिसको लोग अपने में बंद होना कहते हैं, मैं शायद अपने में बंद हो गया। मुझे लगा कि मैं जो लिख रहा हूँ वह गलत नहीं है अगर चार आदमी ही ऐसे धुरंधर लोगों की उनमें सहमति है। अब जो लोग बोलेंगे, आगे जितने संप्रदाय बनेंगे, जितने नए नए युग आएंगे, नई नई रचनाएं आएंगी, वे लोग जो मुझ पर लदना चाहेंगे उनको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि सारा बोझ उठाने के लिए मैं ही इस दुनिया में नहीं हूँ। और लोग लिखेंगे। मैंने अपने जीवन का जो रूप उसमें ढाला, मेरे अनुभव जिस रूप में उसके अंदर आए, उनसे मुझे संतोष है। और वह अगर इस युग के लिए मिसफिट हैं, बड़ी खुशी की बात है। अगर वह इस बात की सूचना देते हैं कि कविता इन्हीं रास्तों से चलकर आगे बढ़ी है, तब भी उसकी एक उपयोगिता है। हम लोग रास्ते में रह जाएं, मंजिल वाले आगे निकल जाएं। लेकिन कभी एक हीनता का बोध ऐसा नहीं लगा। जैसे उदाहरण के लिए एक बार क्या, हम लोग तो सैकड़ों कवि सम्मेलनों में शंभुनाथ सिंह जी के साथ सुनाने का मौका मिला। तो एक जगह वो कविता सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि अब आपको मैं नगर बोध की एक कविता सुनाता हूँ। अच्छा। तो नगर बोध की कविता हुई तो फिर कहा कि अब ये मैं ग्राम बोध की एक कविता सुनाता हूँ। कई कविताएं उन्होंने सुनाई। प्रिजाइड मैं कर रहा था, इसलिए अंत में मुझे सुनाना था। तो जब मेरी बारी आई, मुझसे कहा गया कि मैंने कहा कि आपने विविध बोधों की रचनाएँ सुन ली, अब मैं कुछ अबोध रचनाएँ आपको सुना रहा हूँ। अच्छा। कहकर मैंने अपनी दो कविताएँ सुनाई, चांद का फूल खिला ताल में गगन की, और वह फिर इस तरह से वो कविता छा गई कि सब उनके बोध उड़ गए उसमें। इसलिए मुझे लगा कि आप अपने मन में जो सोचते हैं कि यह इस बोध की या इस चेतना को उभारने के लिए मैंने रचना की है, इसी रूप में दूसरे ने उसको ग्रहण कर लिया, यहीं पर मेरा मतभेद है। आप इस उमंग में लिख सकते हैं कि आपने कोई ऐसी बात कह दी कि लोग चौंक करके उसको स्वीकार करेंगे, लगेगा कि युग को आगे बढ़ाने वाली बात हो गई पिछली बार। लेकिन यह आपकी बात है। आपने जनता को तो अपने साथ लिया नहीं और समूचे परिवेश को अपने साथ लिया नहीं। तो रिसेप्टिविटी का जहाँ सवाल आता है कि उसको ग्रहण करने वाले की क्षमता क्या है, तो ग्रहण करने वाले की क्षमता आपके नगर बोध और ग्राम बोध को अलग अलग डिस्टिंक्ट करके उसको समझने की क्षमता नहीं है। तो नहीं है तो उसको अब किसी का स्वर अच्छा लग गया, किसी की एक उपमा अच्छी लग गई, किसी की कोई चीज़ अच्छी लग गई, उसको स्वीकार कर लेगी, जनता स्वीकार करेगी, उसको पसंद करेगी। तो मेरा है कि भीतर से उसको फूटना चाहिए। खाली दिमागी कवायद से निकाल करके कि मैं एक नया कुछ गढ़ रहा हूँ, इस रूप में उसको स्थापित करना मुझे कविता में, इसके लिए विचार हैं। हाँ, ग्रंथ लिखिए, गद्य में ग्रंथ लिखिए, अपने विचारों की धारा बहाइए, लेकिन कविता में तो कुछ ऐसा होना ही चाहिए जो लोगों के हृदयों में से या माथे में से वो को अपना एक संपर्क स्थापित कर ले, कहीं से वो जुड़ जाए। और कहीं से जुड़े ही नहीं, आप अपना सुनाए जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप तो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ रचना सुना रहे हैं और जनता उसको एकदम स्वीकार नहीं कर रही है। तो यह हमारा कहना है कि इधर जितनी जल्दी हर दशक में जो नए नए बोध को लेकर नए नए प्रकार की रचनाएं आईं, उनसे साहित्य में विविधता चाहे जितनी आई हो काव्य में, लेकिन काव्य का जो अस्थायित्व था वो तो समाप्त ही हो गया। काव्य की जो बहुरूपता थी वो भी समाप्त होने पर है।
अब किसी की कविता के नीचे अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो पहचानना कठिन है कि यह कविता किसकी है। एक ही तरह की उपमाएं, एक ही तरह के बने बनाए मुहावरे, एक ही तरह की बातों को लेकर एक ही छंद में एक ही ढर्रे से लोग कहने लगे, तो ये साहित्य का विकास नहीं हुआ। प्रत्येक युग के हम कवियों को देखते हैं जो जी गए हैं कि उनकी एक अपनी मुहर लगी हुई उसमें, उनकी अभिव्यक्ति की। वह अभिव्यक्ति कहाँ से आएगी? जीवन के भीतर से आएगी। जीवन को इतनी गहराइयों से जिन्होंने मथा और अनुभव किया, उनके अनुभव छलक कर और छिटक कर बाहर आए हैं, वो लादे नहीं गए हैं। इस कारण उनमें वह शक्ति है कि जो लोगों तक वह संक्रमण कर जाते, लोगों के हृदयों में चले जाते। और आज वाला जानबूझ के एक नए युग का निर्माण करने के लिए या नई कुछ पद्धति का निर्माण करने के लिए ठोस शारीरिक श्रम, मस्तिष्क का श्रम करके जो निकाल रहे हैं, इस कारण उसमें वह शक्ति खत्म हो गई। मैंने यही काम नहीं किया है। अगर मेरी रचना में कुछ नए तत्व आ गए, ईश्वर की कृपा, नहीं आए तो ईश्वर की कृपा। मैंने यही किया है कि अपने भीतर की घुमड़न को जहाँ तक संभव हो सका है अपनी ओर से सरल और सहज शब्दों में अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सरल समझी जाने वाली जो कविता है उसके भीतर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और कभी जहाँ मैं बहुत आटोप रचता हूँ वह निरा आटोप सिद्ध हो सकता है, उसमें कुछ करते खास बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मैं यहाँ पर इसका कायल रहा हूँ कि ज्ञान एक हद तक ही हमारे कविता का उपयोगी है। ज्ञान के रूप में कवित्व के उपयोगी नहीं है। ज्ञान जब रस बन जाता है, रस के रूप में जब ढल जाता है ज्ञान, तभी वह लोगों के प्राणों को छूता है और तभी उससे कुछ नई बात पैदा हो सके। क्योंकि जब मनुष्य के प्राणों को कोई झकझोर देगा तो उसके बाद वह उसमें नई प्राणवत्ता आएगी, नई बात सोचने की शक्ति पैदा होगी। और जब केवल हम किसी पर विचार की टोकरी लाद देंगे कि इसको लेकर चलो, तो लेकर तो चलेगा, लेकिन वो 4 कदम के बाद फिर थक कर रुक जाएगा, क्योंकि उसको कोई रस नहीं मिल रहा है लेकर चलने में। दूसरे उसको ये भी नहीं लग रहा है कि हम प्राणवत्ता की टोकरी लेकर चल रहे हैं या किसी विचारों की लाश को ढोड़ रहे हैं, उसको ये कभी पता नहीं होता है, तो उसको आनंद नहीं मिलता है। तो मेरा कहना है कि काव्य में जो पुराने लोगों ने आनंद तत्व या रस तत्व की बात की थी, उसको विभाव अनुभाव करके न स्वीकार किया जाए, लेकिन इसको तो मानना ही चाहिए कि कुछ ऐसे तत्व होने ही हैं कविता में कि जो सहजता पैदा करें, मनुष्य के जीवन को सहज, सुबोध, सुयोग्य बनाएं, उसमें सरसता लाएं, उसमें जीवन की इच्छा पैदा हो। उसको पढ़कर आत्महत्या की इच्छा हो, ऐसे साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें केवल जूझ मरने की बात हो, ऐसा जुझारू साहित्य बहुत लिखा गया है। ऐसा साहित्य अच्छा है, लिखें लोग, लेकिन वो साहित्य टिकने वाला नहीं, क्योंकि जुझारूपन मनुष्य के स्वभाव का एक हल्का फुल्का अंग है। केवल उसी पर मनुष्यता कायम नहीं है। जो मनुष्यता को ऊपर उठाने वाली चीज़ होगी वही ऊपर उठेगी और कुछ भी नहीं, यही मानकर मैंने लिखा। और राजेंद्र जी, मैं आप जैसे बहुपठित बहुअधीत व्यक्ति को मैं धोखा नहीं दे सकता हूं कि मुझे कुछ अपनी कविताओं के बारे में ज्ञान नहीं है जो मैं बता सकता हूं कि उनमें क्या विशेषता है या क्या बुराइयां हैं। वह सब आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया। अच्छा, मैं एक बिल्कुल भिन्न बात पूछ रहा हूँ, इन बातों से अलग। आपके आलोचक इस बात को नहीं जानते हैं और स्वीकार भी नहीं करते हैं कि आपने चिंतन और लेखन की पुरानी सरणियों को मान्यता देते हुए भी अपनी रचना में लगातार स्वीकृत सांचों को तोड़ दिया। प्रगतिशील लेखन के युग में गाथा आपकी पुस्तक आती है, मगर प्रगतिशील कविता जिस तरह लिखी जा रही थी, एक तो छंद में लिखी नहीं जाती थी, प्रायः बहुत कम लिखी गई, और उसमें लोक तत्व तो आ ही नहीं पाता था, प्रगतिशील विचार आया करते थे। तो आपने उस सांचे को तोड़ा और गाथा की कविताएं आपने लिखी हैं। बहुत दूर तक उनको हम लोग आंचलिक कविताओं की श्रेणी में स्वीकार करेंगे, तो वहाँ सांचा टूटता है। आप जब प्रबंध लिखते हैं, प्रबंध काव्य लिखते हैं या महाकाव्य लिख रहे हैं, तो महाकाव्यों की जो एक पहचान रही है और उसका जो सांचा रहा है, अगर उस सांचा को कोई आदमी राधा में ढूंढे तो उसको वो सांचा नहीं मिलेगा। मगर तमाम मान्यताएं आपकी पुरानी सरणियों के बारे में अभी भी अडिग हैं, तो इसको देखा गया कि उस सांचे से बाहर आप आते हैं। आपने जीवन में सबसे अधिक गीत लिखे और उसके लिए देश के कोने कोने और विदेशों में जाने गए हैं। गीतों का सांचा शुरू में आपके पास जैसा प्रचलित दिखाई पड़ा, ये छायावाद उत्तर काल का गीत था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आपने किए हैं। क्या इसके संबंध में कुछ विशेष बात कहेंगे कि गीतों के सांचे को बदलने में आपने किस आत्मानुशासन से काम लिया?
मैंने अपनी ओर से केवल एक ही काम किया कि मैं आचार्य वगैरह हो गया था बहुत छोटी उम्र में, लेकिन महादेवी की कविता मेरी समझ में नहीं आती थी, प्रसाद की कविता समझ में नहीं आती थी, निराला की कविता थोड़ी समझ में आती थी, लेकिन उनके सारे शब्द समझ में नहीं आते थे, वो बहुत अनगढ़ लगते थे। तो मैंने पहला प्रयास यही किया था कि कविता अगर या गीत मैं लिख रहा हूँ तो अपने लिए तो गुनगुनाने के लिए ही नहीं लिख रहा हूँ, इसको दूसरे लोग भी पढ़ें। अच्छे अर्थ या बुरे अर्थ बाद में लोग निर्णय करेंगे, पहले उसका अर्थ उनकी समझ में आए, वो कम्युनिकेबल हो, यही पहला मेरा प्रयास रहा। इसलिए यह संवार सितार आया जो गीत मेरा पहला गीत है, रूप अरूप का, पहली किताब का पहला गीत, तो उसमें मैंने कहा कि अपने तार को मैं संवार करके आया है, संवार सितार आया, सीधे सितार लेकर नहीं आ गया हूँ, उसको मैंने संवारा है थोड़े। तो बस मेरा पहला प्रयास यही था कि भाषा चाहे वो बिलो स्टैंडर्ड हो जाए, स्तरहीन हो जाए, लेकिन लोगों की समझ में आए ऐसी भाषा में गीत लिखे जाएं। यह मैंने थोड़ा शुरू में प्रयास किया था थोड़ा, लेकिन उसके बाद एक तरह की चीज़ लिखते रहना मेरे स्वभाव में है नहीं, इसलिए गीत के भी सैकड़ों सांचे बन गए। और प्रायः मैंने प्रयास किया कि एक सांचे में दूसरा गीत न लिखूं, हर बार कुछ नया बनाऊं, कुछ नया जोड़ूं तोड़ूं। तो इस कारण मेरा अपनी ओर से कोई नया रस अवदान कुछ नहीं है। बस यही आप समझ लीजिए विनम्रता के साथ कि कोई कलम लगाता है किसी पौधे में, तो वो पौधा पहले रहेगा, उसी में फिर कलम लगा सकते हैं आप। उस पौधे को ख़त्म कर दीजिए और कलम आप उसमें लगाइएगा तब नहीं लगेगा। इसलिए हमने पुराने को कहीं ख़त्म नहीं किया है और कलम लगाकर हर बार उसमें नया नया रंग अगर एक बार में नया रंग नहीं आता है तो फिर दोबारा वो कलम में कलम लगा करके एक और रंग पैदा करने की कोशिश करता हूँ। तो इस कारण जो एक धारा थी उससे चीज़ विच्छिन्न भी नहीं हुई और उसी की केवल आवृत्ति भी नहीं हुई, हर बार मैंने कुछ नया प्रयास किया। और न चाहने पर भी जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है तो गीतों में कुछ राष्ट्रीयता की झलक आ जाएगी। न चाहने पर भी आदमी जैसे मनोविज्ञान थोड़ा पढ़ लिया है आज का आदमी, तो कुछ मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण की ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो गीतों में भी अभिव्यक्त की जा सकती हैं, कुछ उनको भी किया गया। कुछ वैज्ञानिक बातें भी हो सकती हैं जिनको आदमी चाहे तो गीतों में कोई माधुर्य में ढालने का प्रयास करे तो भी कर सकता है। तो वह ऑटोमेटिकली होता गया। मैंने उसके लिए कभी प्रयास किया ही नहीं कि मैं आज इस प्रकार की एक रचना करने जा रहा हूँ जिससे हिंदी साहित्य में एक नए युग का स्थापन होगा या प्रचलन होगा, कभी नहीं। मैंने उसको समर्पित कर दिया हिंदी साहित्य को। अब वो जहाँ जिस कैटेगरी में वो आए, जिस खाने में उसको रखा जा सके रखा जाए, लेकिन मैंने अपनी मूल बात यही बताई कि जो बहुत प्राचीन काल में बचपन में मैंने जो पढ़ा था कि माथे के साथ साथ हृदय का सहयोग हुए बिना गीत या कविता का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि यह केवल माथे से निकलने वाली चीज़ कविता या गीत नहीं है। गीत तो खास तरह से उच्छ्वास रूप में कहा है कि भावों का उच्छ्वास है। तो जब भाव बहुत परिपक्व होकर के भीतर पल रहे हैं और उसके उसास के रूप में यह चीज़ निकलेगी तो स्वाभाविक है कि उसमें हृदय की प्राणों की सुगंध आनी चाहिए। इसलिए गीत का एक अपना रंग हो जाता है। कविताओं में आपका बस चलता है तो ज़्यादा बुद्धि से काम लेते हैं तो बौद्धिकता आप उसमें ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई लय पैदा करना, कोई गुदगुदी पैदा करना आपका लक्ष्य नहीं होता है। केवल अपने वैचारिकता को, अपने जो वैचारिक कविता उसको लोग कहते भी हैं, कोई विचारों को आप उसमें स्थापित करना चाहते हैं। दोनों में फ़र्क हो जाता है। मैंने अपनी ओर से जैसा कि कहा कि कुछ भी प्रयास पूर्वक नहीं किया है। इसको आज के लोग माने या 100 बरस के बाद माने, कभी यह मानेंगे कि जो झलमल मुक्तादल जैसी जो मैंने भाषा लिखी है वह भी अनायास है और जो मिट्टी के हाथी घोड़े लिखा है ये भी अनायास। कभी मैंने प्रयास पूर्वक उसको गढ़ने का नहीं किया। मन के भीतर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिछबियाँ आती ही रहती हैं, उनको नहीं रोक सकते। तो जैसी जो छवि आई उसने उस रूप में अपने को ढाल लिया। मैं उसमें केवल माध्यम भर रहा, मेरी ओर से किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया। यही संक्षेप में मैं निवेदन कर सकता हूँ। ये सही बात है कि गीतों में इतने सांचे बदले हैं। और एक आखिरी बात इस बारे में पूछनी है और इसी बारे में पूछनी है
कि जैसे धूप तरी हाँ हाँ हाँ। आपके गीतों का जो संग्रह है उसे हम लोग तो आपके हाथों से प्रस्तुत नवगीतों का ही संग्रह मानते हैं, लेकिन संभव है यह नाम आप स्वीकार न करें, मगर मैं यह नहीं मानता हूँ कि नवगीत के आंदोलन में कहीं आपको रखा जाना समीचीन था, क्योंकि अभी धूप तरी आपने लिखी और अभी श्यामा संगीत आपका सामने आया, तो वो नवगीत को अतिक्रांत करने वाले गीत सामने आ गए जो अपनी चेतना, अपनी वैषयिकता सब कुछ में अतिक्रांत करते हैं। और समय टोटल समग्र रूप से जानकी वल्लभ शास्त्री जो गीत सृष्टा के रूप में हिंदी में है, उनका सबसे ऊंचा फूल वहाँ श्यामा संगीत के रूप में आता है। ऐसी स्थिति में आप शायद इस तरह की सीमाओं में जो आंदोलन परक नाम हैं और पहचाने हैं, उसके भीतर अपने गीतों को भी नहीं रखना चाहते हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? इस बारे में कुछ बताएं। मैंने पहले कहा कि मैं आंदोलनों से झकझोरा जाकर कुछ भी नहीं लिखा आज तक। मैं आंदोलन में और स्थिर हो जाता हूँ, कभी कभी साल 2 साल तक एक गीत भी नहीं लिखता हूँ। मेरे भीतर जब कोई आंदोलन होता है तब मैं सृष्टा बनता हूँ, तब मैं कोई चीज़ लिखता हूँ। तो बाहर के आंदोलन से मैंने देखा है कि जो पुराने विचार हैं वही चरमराने लगते हैं बाहर के धक्के से, लेकिन हम नए विचारों को जन्म देने के क्रम में जब झकझोरे जाते हैं कि हमको पुराने को हिलाकर ही नहीं छोड़ देना है, कुछ नया उसमें जोड़ना है, ऐसा जब हम सोचते हैं, इसकी जब आंधी हमारे भीतर आती है तो उसमें से कुछ खनखनाते हुए पत्ते बाहर निकल आते हैं। और जी, आज का ये मनुष्य विरोधी समाज और समाज विरोधी मनुष्य जो व्यवस्था से लेकर हम लोगों के रहन सहन तक हर चीज़ में चुनौती देता हुआ रचनात्मकता के विरुद्ध हो गया है। इसमें आपके जैसे रचनाकार और आपके सम्मुख मेरे और मेरी बाद की पीढ़ी के आने वाले रचनाकार जो काम कर रहे हैं, उनको किस आस्था से कार्य करना चाहिए, उनके धीरज का स्रोत क्या होगा, इन सबको ध्यान में रखते हुए कोई संदेश गीत आप इस अवसर पर सुना दें। ये सब मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि तो बहुत बड़े आदमी का काम हो सकता है जो इस समूचे युग की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और उसके समानांतर या समांतर कोई अपना स्वर लोगों को सुनाए। इसलिए पूछा कि रचनाकार की आस्था का पोषण करते हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, आपकी रचनाओं से भी उम्मीद पूरी होती है, लेकिन कोई एक गीत आप जरूर इस सिलसिले का सुनाएं। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्या मैं कहूँ। मैं समझता हूँ कि और कसोतार जो गीत है वह कई पीढ़ियों के रचनाकारों को अपनी आस्था के पोषण का संदेश देता है। मुसीबत वो गीत संभव है कि मेरे पास किताब नहीं है। भाई साहब हैं क्या, ला दें। जेल ले जाया गया था। जयप्रकाश जी जब जेल ले जाए गए, उस वक़्त नवयुवकों के हृदय में एक बहुत बड़ी आशा का संचार हुआ था कि कुछ नया होने जा रहा है। जब जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ था, वो अच्छा होने जा रहा है कि बुरा होने जा रहा है यह कुछ नहीं, यह पता नहीं, लेकिन नया कुछ होने जा रहा है, जो है उससे कुछ हट कर होने जा रहा है, ऐसा भाव उसमें था। और इसी कारण बहुत सारे लोग बिना समझे हुए उसके परिणाम को उसमें कूदे, उस आंदोलन में कूदे, जेल गए। बहुत लोग तो इसलिए गए कि धड़ाधड़ नेता हो जाएंगे। क्या प्रहलाद, गजल भी सुनोगे? एक तो हो जाए तो उधर पैरवी करने की जरूरत नहीं है, इधर कहिए। और कसो तार तार सप्तक में गाऊं, और कसो तार तार सप्तक में गाऊं, ऐसी ठोकर दो मिज़राब की अदा से, ऐसी ठोकर दो मिज़राब की अदा से, गूंज उठे सन्नाटा सुरों की सदा से, गूंज उठे सन्नाटा सुरों की सदा से, ठंडे सांचों में
मैं ज्वाल ढाल पाऊं ठंडे सांचों में, मैं ज्वाल ढाल पाऊं और कसो तार तार सप्तक में गाऊं। खूंटियाँ न तड़कें जब मीलों में ऐठूं, खूंटियाँ न तड़कें जब मीलों में ऐठूं, मंजिल नियर आए जब पाँव तोड़ बैठूं। खूंटियाँ न तड़कें जब मीलों में ऐठूं, मंजिल नियर आए जब पाँव तोड़ बैठूं। मुंदी मुंदी रातों को धूप में उगाऊं, मुंदी मुंदी रातों को धूप में उगाऊं और कसो तार तार सप्तक में गाऊं। नभ बाहर भीतर के द्वंद्वों का मारा, नभ बाहर भीतर के द्वंद्वों का मारा, चिपकाए शनि चेहरे पर मंगल तारा, चिपकाए शनि चेहरे पर मंगल तारा। क्या बरसा परती धरती निहार आऊं,